हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने एक मेथड पढ़ा था, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि स्वतंत्र चर को बदलने की विधि। ये हमने मेथड पढ़ा लास्ट के लेक्चर में। अब ध्यान पूर्वक सुने। हमने लास्ट के लेक्चर में वर्किंग मेथड पढ़ा, हमने क्वेश्चंस किए। मैं अगेन आज फिर क्वेश्चंस ले रहा हूं आज के लेक्चर में, तो देखिएगा और समझना है ना। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है? x की पावर 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5 dy अपॉन dx प्लस a स्क्वायर y बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम, जो इक्वेशन हमको दी गई है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं? सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को 1 बनाओ। d2y अपॉन dx स्क्वायर कोफिशिएंट कितना बनाओ? 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? x की पावर 6 से क्या कर देंगे हम? डिवाइड। तो डिवाइड कर देते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स dy अपॉन dx प्लस a स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6। देखते जाइए, x की पावर 6 से डिवाइड कर रहे हैं और 1 अपॉन एक्स की पावर ये 8। क्लियर? 8 बचेगी। अब इसको हम देंगे और ये वहां पर y है, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम मानक रूप से तुलना करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से तुलना। P क्या होता है? dy अपॉन dx का कोफिशिएंट, गुणांक। Q होता है y का कोफिशिएंट, और R होता है जो इक्वल में होता है 1 अपॉन एक्स की पावर 8। अब P, Q और R आ गए। Q को देखो, a स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6। Q में जो है x की पावर कैसे 6, और 6 क्या होता है? E1। तो इसका मतलब हम इस प्रश्न को किससे करेंगे? चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। और इसका मेथड क्या कहता है? वर्किंग मेथड मैंने लास्ट के लेक्चर में भी लिखाया था, आपको समझाया था। d2z अपॉन dx स्क्वायर, dz अपॉन dx को होल स्क्वायर क्यों मानना है? लेकिन कांस्टेंट को छोड़कर, और कांस्टेंट को छोड़ देते हैं क्यू में से, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो यहां से dz अपॉन dx की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स क्यूब। इस dx को उधर ले जाइए, तो dz बराबर 1 अपॉन एक्स क्यूब और dx। अब इसका करेंगे ऑन इंटीग्रेशन, तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी, और z की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। x की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 3, और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। क्लियर? देख लो अच्छे से। एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, और ये आ गई जेड की वैल्यू। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो d2z अपॉन dx स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट करो तो कितना है? माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। ये हो गया, हमने जो सारी वैल्यूज निकाली है। इसके बाद क्या करते हैं? इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। इक्वेशन 1 का परिवर्तित रूप, समीकरण 1 का परिवर्तित रूप लिखते हैं हम। क्लियर? अब देखें आगे। और इक्वेशन 1 का जब परिवर्तित रूप करते हैं, तो इसका परिवर्तित रूप लिखते हैं हम d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y बराबर r1।
ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब हम निकालेंगे P1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू और R1 की वैल्यू। P1 का फॉर्मूला ये कहता है d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस पी डी जेड बट्टा dx अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। चलो d2z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू है -3 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस p की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन एक्स और dz अपॉन dx की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स क्यूब और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन एक्स की पावर 6। ये तो फिर कैंसिल हो गए। P1 की वैल्यू कितनी आई 0 एंड Q1 का फॉर्मूला क्या था Q अपॉन dz अपॉन dx का, जिस कांस्टेंट को हमने छोड़ा था और वो छोड़ा था अपन ने ए स्क्वायर को। देखिए ए स्क्वायर को हमने छोड़ा था और R1 की वैल्यू है R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। R की वैल्यू शायद 1 अपॉन एक्स की पावर 8 है, देखते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 8 बिल्कुल, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो रिजल्ट आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमने निकाल ली है P1 Q1 और R1। ये P1 Q1 R1 की वैल्यू कहां रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो हम समीकरण 2 में क्या रखते हैं हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में क्या रख देता हूं मान रख देता हूं, क्लियर। देखिएगा वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो d2y अपॉन dz स्क्वायर। P1 की वैल्यू 0 है, Q1 की वैल्यू है a स्क्वायर और R1 की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको भी हम z में चेंज करेंगे। देखिएगा यहां से तो y कॉमन ले लेंगे और ये d1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। यस, d1 किसको मानते हैं अपन ऑपरेटर d बटा dz। और आपको याद होगा कि z की वैल्यू हमारे क्या आई थी, वो z की वैल्यू आई थी माइनस ए अपॉन 2x स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारे माइनस, तो यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई देखिएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर से निकाले अपन जेड की फॉर्म में, क्योंकि जेड की फॉर्म में तो निकालनी पड़ेगी ना अपन को, तो एक्स को हटाना है। तो देखिएगा -2z अपॉन ए स्क्वायर। देखिएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 ऊपर और ए स्क्वायर ए ये यहां पर, एक मिनट देखते हैं, बिल्कुल 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 जेड की वैल्यू हमारे आई थी माइनस का ए अपॉन 2x स्क्वायर। एक मिनट, जेड की वैल्यू में आया अपना जेड, ए नहीं आएगा जेड में, अपने ये आएगी वैल्यू 1 अपॉन ये, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 2z। देखो अच्छे से ये आएगी हमारे वैल्यू, दोबारा देख लें, सुन लें और समझ लें। P1 की वैल्यू तो थी 0, Q1 की वैल्यू तो ए स्क्वायर और R1 की वैल्यू थी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट कर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम किससे निकालेंगे जेड से, क्लियर। और जेड की वैल्यू हमारी आई थी माइनस का 1 अपॉन 2x स्क्वायर। अब देखें इसका हम हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए दो काम, पहला काम CF ज्ञात करो और दूसरा काम PI। तो CF कैसे निकालते हैं देखिएगा, उसके लिए हम क्या बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। D1 की जगह M रख दो, M की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए आयोटा, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो यहां से CF तो हम सिंपल तरीके से लिख लेंगे
ई की पावर अल्फा जेड C1 कोस बीटा जेड C2 साइन बीटा जेड। जेड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑपरेटर चेंज हो गया, ऑपरेटर डी बटा डी जेड बन गया। तो ये अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू a। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और जेड की वैल्यू, तीनों की वैल्यू रखनी है अपन को, अल्फा बीटा और जेड। ये तो आया CF। अब बात आती है PI कैसे निकलेगा। तो PI को देखो, PI के लिए क्या करते हैं, देखो अपॉन में ले जाओ D1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और ये माइनस का 2Z। अब याद कीजिए PI निकालने का मेथड कि जब x की पावर n दे रखा हो तो हम 1 प्लस फॉर्म बनाते हैं, कांस्टेंट को कॉमन लेकर के या फिर d की सबसे मिनिमम पावर की टर्म को कॉमन लेके। कांस्टेंट है a स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर कॉमन लेंगे, हम कॉमन तो ले लेंगे a स्क्वायर को, और मैं ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 और d1 स्क्वायर अपॉन, और ऊपर भी लेंगे तो होल पावर में माइनस कर देंगे। ये -1 कहाँ आएगा, आगे बुला लेंगे हम, तो 1 माइनस d1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये माइनस का 2z 1 से टकराएगा और इससे टकराएगा तो 0। d1 स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, लेकिन d1 पे तो पावर 1 है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 0। तो आ गई सारी टर्म्स कर जाएंगे 0, और ये हमारा क्या गया, PI। और हमें इसमें बस किसकी वैल्यू रखनी है, ओनली जेड की। और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y बराबर CF प्लस PI। बस ध्यान रखना, जेड की वैल्यू रखना मत भूलना, क्योंकि आंसर हमें किस में देना है, एक्स में देना है। क्लियर? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी का ही, ताकि मैं चाहता हूं कि इसका जो वर्किंग मेथड है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, CF और PI निकालने पड़ते हैं इसमें, लेकिन CF और PI का वही मेथड है जो हमने 6 चैप्टर में पढ़ा। तो अब देखें, एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कहता है एग्जाम्पल 4, देखिएगा, इक्वेशन दे रखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर एक्स d2 अपॉन माइनस dy अपॉन dx माइनस का 4x क्यूब y बराबर 4x क्यूब और ये साइन x स्क्वायर। देखते जाओ। सबसे पहला काम मानक रूप में परिवर्तित करना। देखो इस समीकरण को अच्छे से मानक रूप में बदलेंगे, कैसे, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमें कितना बनाना है, 1। तो x का हम क्या लगा देंगे, पूरी इक्वेशन में भाग लगा देंगे। तो देखो भाग लगाते हैं हम x का, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स dy अपॉन dx, ये 4x स्क्वायर y बराबर 4x स्क्वायर और ये साइन x स्क्वायर, और ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने x से डिवाइड कर दिया। अब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से तुलना करके। P की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन एक्स, Q की वैल्यू है माइनस का 4x स्क्वायर, और R की वैल्यू है 4x स्क्वायर और साइन x स्क्वायर। क्लियर? हमने ये PQR लिख लिए। अब इसके बाद हमारा मेथड ही कहता है कि dz अपॉन dx के होल स्क्वायर को हमें क्या मानना है, Q, लेकिन कांस्टेंट को छोड़ के -4 को छोड़ रहा हूं, तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, x, dx को उधर ले जाएंगे
और इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड की वैल्यू जाएगी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो dx उधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो जेड एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और एक बार और डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं अपन इसका, d2z अपॉन dx स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1। ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं जितनी भी हमें निकालनी थी, p q और r अपन ने कंपेयर करके निकाल लिए। ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को रिड्यूस करेंगे। तो आओ हम इक्वेशन 1 को रिड्यूस करते हैं। देखते हैं इक्वेशन 1 को रिड्यूस करने पर। इक्वेशन 1 रिड्यूस टू d2y अपॉन dz स्क्वायर p1 dy अपॉन dz q1y बराबर r1। इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने समीकरण को रिड्यूस कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 को। अब हम देखेंगे इस प्रश्न को कैसे करेंगे आगे। देखो यस, वैल्यू रख रहा हूं मैं, देखना अच्छे से। d2y अपॉन, एक मिनट, p1 q1 r1 निकालने पड़ेंगे पहले अपन को। यहां P1 का फॉर्मूला कहता है d2z अपॉन dx स्क्वायर p dz बाई dx अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। d2z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 1, p की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन x एंड dz अपॉन dx की वैल्यू x और इसकी वैल्यू x स्क्वायर। ये तो फिर कैंसिल और P1 की वैल्यू तो अगेन कितनी आ जाएगी, 0। हमने 4 एग्जाम्पल करे टोटल, लास्ट के लेक्चर के और इस लेक्चर के मिला के, सभी में लगभग P1 की वैल्यू 0 आई है। और नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम CF निकालते हैं, वही सेम तरीका। अब देखो P1 की वैल्यूज, अब Q1 की वैल्यू, Q1 होता है Q अपॉन dz अपॉन dx का, जिस कांस्टेंट को हमने छोड़ा माइनस का 4 वही आएगा। और R1 की वैल्यू R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी थी जरा देखें तो, R की वैल्यू थी 4x स्क्वायर साइन एक्स, और इसकी वैल्यू एक्स कैंसिल हो जाएगी, 4 साइन एक्स। एक काम करते हैं, इसको हम जेड में चेंज कर देते हैं। आप जेड की वैल्यू देखो, जेड की वैल्यू क्या आई थी हमारे जेड की वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब इंटीग्रेशन किया था तो जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मैं ये वैल्यू यहां रख रहा हूं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2z। क्लियर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, 2z। तो ये मैंने वैल्यू रख दी इसमें। अब ये जो P1 Q1 और R1 के मान है, ये P1 Q1 R1 के मान कहां पहुंचाएंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं वैल्यू। देखना, सुनना, समझना। वैल्यू पुट करने के बाद समीकरण 2 में मान रखते अपन, तो d1 का स्क्वायर, P1 की वैल्यू 0 है, Q1 की वैल्यू 4 और ये y, Q1 y, और R1 की वैल्यू 4 साइन 2z। और d1 किसको मान लिया हमने, d बट्टा dz को। आराम से देखें, P1 की वैल्यू 0 है, Q1 की वैल्यू -4 है और R1 की वैल्यू 4 साइन 2z है। और ये हमारे P1 Q1 और R1 की वैल्यू रखने के बाद
जो समीकरण रिड्यूस हुई वो मैंने यहां पर लिख दिया बोर्ड पर। अब वही काम, दो बातें, CF निकालेंगे और PI। CF कैसे निकालते हैं, वही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। D1 की जगह हम रखेंगे, यहां से m की वैल्यू जाएंगी ±2, इसमें आयोटा नहीं आएगा तब CF, और जब आयोटा नहीं आए तो CF कैसे लिखते हैं, सिंपल तरीके से C1 e की पावर m1z और C2 e की पावर m2z। m1 और m2 जो है वैल्यूज हैं, एक बार 2 और एक बार -2 रखनी है, और z की वैल्यू भी रखनी है। और ये तो आ गया हमारा CF। अब बात आती है PI कैसे निकालेंगे, वो PI सीखना बच्चों। एंड PI के लिए क्या करते हैं हम, ये D1 का स्क्वायर -4, ये 4 sin 2z, हेलो ये A है, sin AX, यानी A की वैल्यू कितनी है 2, और नियम कहता है कि D स्क्वायर की जगह -A² रखते हैं, पर अपोन में 0 नहीं आना चाहिए। तो sin AX देखो, D1 स्क्वायर के -A² बोले तो -4 रख के देखो क्या 0 आएगा क्या, -4 बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये आ गया हमारा PI। और इसी प्रकार आप क्या निकालोगे, अभिष्ट हल। और अभिष्ट हल क्या लिखोगे, Z बराबर CF प्लस PI। तो ये थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर C, जो मेथड हमने पढ़ा, स्वतंत्र चर को बदलने की विधि, मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदला। इसमें आप इस एक्सरसाइज C के क्वेश्चंस करें, एग्जाम्पल भी करें, अनसोल्व्ड क्वेश्चंस भी करें। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल मेथड भी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें CF और PI निकालने पड़ते हैं, और जिसको CF और PI आते हैं निकालने, उसको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसके एग्जाम्पल और अनसोल्व्ड क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज चालू करेंगे इस चैप्टर की D। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।